अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ हिंदी मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स भी कैसे इंग्लिश को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे द हिंदू का, शोइंग द वे आउट इसका टाइटल है। नेपाली पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में। हर सेंटेंस को देखो, बहुत सिंपल आर्टिकल है आज का। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर को, उसकी वोकैब को आप जो है अलग से मेरे साथ सीखेंगे। सारी ग्रामर, सारी वोकैबलरी आज की अप्लाई करें इस क्विज़ पे। 5 क्वेश्चंस हैं, जो भी आप सीखोगे ना सारा का सारा इस क्विज़ में आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। अभी शुरू करते हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है शोइंग द वे आउट। देखिए इस वर्ड को पकड़ें, वे आउट को। वे मतलब रास्ता, आउट मतलब बाहर। बाहर जाने के रास्ते को बोलेंगे हम वे आउट। इसको आप एग्जिट बोल दें, इसको आप एस्केप रूट बोल दें, जो है बच निकलने का रास्ता भी बोल सकते हैं। कह रहे किसी को रास्ता दिखा दिया गया है, किसी को बाहर निकाल दिया गया है। बात कर रहा है मिस्टर ओली की, जिनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के पद से हटा दिया है ना। अब डिटेल में देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा नेपाल हैज़ अ न्यू पीएम आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स मिस्टर ओली अगेन। कह रहा नेपाल के पास एक नया प्राइम मिनिस्टर है। और कब हुआ है काम? कह रहे जब या बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया मिस्टर मोदी को, मिस्टर ओली को, फिर एक बार अगेन। अब ये ओवर रूल करना क्या होता है? देखिए कैंसिल करना, सेट असाइड करना, किसी को बर्खास्त करना, है ना। जैसे कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, 2 महीने बाद कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो आप बोलेंगे कोर्ट हैज़ ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर ऑर्डर्स। बर्खास्त करने को बोल देते हैं ओवर रूल करना। अब ये सारे जो है ओवर रूल के सिनोनिम है, सेट असाइड, एब्रोगेट, ओवर राइड, रूल अगेंस्ट, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है अपहोल्ड करना, मेंटेन करना, किसी बात को अपना समर्थन देना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है नेपाल, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब है इसकी हैज़। दूसरा सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, वर्ब है इसकी ओवर रूल्स। 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 वर्ब्स हैं, आफ्टर कंजंक्शन से दोनों जुड़े हुए हैं। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से आप ब्लू और पिंक कलर में मेरे साथ देखते जाएंगे। अब जल्दी से नज़र डालेंगे आज के वोकैबलरी पर। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अलग से लेकर के डिटेल में समझेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। आपके लाइक्स और शेयर्स जो है ना 1 सेकंड का काम है, लेकिन बहुत मोटिवेशन देता है टीचर को, है ना। आज के वर्ड्स में आपको दिखा देता हूँ। ये वोकैब शीट है हमारी, बहुत टाइम से हम चला रहे हैं इसको। 200-250 वर्ड्स इसमें हो चुके हैं। पिछले वर्ड्स भी आपको मैंने ऐसे ही डिटेल में करवाए हैं। चलिए आज के जो वर्ड्स हैं वो 3 ही हैं अच्छे वाले हमारे पास, मर्क्यूरियल, ब्रिंग अबाउट और रील फ्रॉम या रील अंडर। अच्छे वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना। आपने मरकरी का नाम सुना है ना। मरकरी को बोलते हैं हिंदी में पारा, है ना, मरकरी। मरकरी जो है एक बुध नाम का ग्रह भी है, एक प्लेनेट भी है जो सन के सबसे पास में है। मरकरी एक रोमन गॉड भी था, जो कि हिंदुओं का नारद मुनि था। समझ गए ना, हमारे नारद मुनि जो थे ना उनके वो है मरकरी गॉड थे। वैसा ही काम करते थे इधर की उधर करने वाले। अब देखो मर्क्यूरियल हर वो चीज़ है जो चेंजेबल है। मरकरी जो है ना बहुत जल्दी बदलता है, सिल्वर के जैसा दिखाई देता है, एकदम लिक्विड जैसा होता है, और बहुत जल्दी जो है ना वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है। इस तरह की वो चीज़ होता है ये वाला जो मरकरी है ना। तो मर्क्यूरियल नाम का एडजेक्टिव बना दिया हमने मरकरी से। हर वो चीज़ जो बहुत जल्दी बदलती हो, चेंजेबल हो, उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरियल। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ मर्क्यूरियल बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग बहुत जल्दी बदलने वाला बिजनेस है। बार बार आप देखोगे फैशन आता है और जाता है, तो फैशन डिज़ाइनिंग भी बहुत जो है मर्क्यूरियल है। अब इसके सिनोनिम देखना, एराटिक, फिकल, अनप्रडिक्टेबल और एक क्विक सिल्वर। मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये क्विक है, क्विक मतलब बहुत जल्दी बह जाता है इधर से उधर, और सिल्वर एक मेटल होती है, सिल्वर के जैसा दिखाई देता है। तो हर वो चीज़ जो कि मरकरी की तरह चेंजेबल हो उसको क्विक सिल्वर भी आप बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अकर करने की कोशिश करना, मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, है ना। यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट देयर डिस्ट्रक्शन। लगातार की जंग जो है वो प्रोड्यूस कर गई उनकी डिस्ट्रक्शन को, उनकी तबाही को। जनरेट प्रोड्यूस करने को बोलते हैं, ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को लेकर के आना, ऐसा समझ लो, है ना। तो जनरेट, प्रोड्यूस और एनजेंडर तीनों इसके सिनोनिम है किसी चीज़ को बनाने के। एनजेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। लास्ट हमारे पास रील फ्रॉम या रील अंडर, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है
किसी चीज़ के कारण बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरना। रील का मतलब होता है लड़खड़ाना। अगर आप किसी बात के कारण, किसी घटना के कारण बहुत परेशान हैं, आप उस घटना की वजह से अपनी ज़िंदगी में लड़खड़ा रहे हैं, तो आप रील फ्रॉम कर रहे हैं उस घटना की वजह से, है ना। ऐसा इसको याद रखें। और इकॉनमी स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडमिक। हमारी इकॉनमी अभी भी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, लड़खड़ा रही है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। लड़खड़ाने की सिनोनिम में हमारे पास फाल्टर और स्ट्रैगर, दोनों ही लड़खड़ाने की बात करते हैं। 3 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको बता दिए हैं, ज़रूर से रिवीजन को चालू रखें अपना। समरी टाइम, आर्टिकल किस इश्यू पे लिखा है उसको समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है तो 1 महीना इस ऐप को दो, अपनी कमजोरी को दूर करो। चलिए समरी टाइम। समरी बहुत सीधी सी है। नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली, इनको 2020 दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था। एक बार फिर से कर दिया है, किसी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हुए, लेकिन अब इनकी सरकार गिर चुकी है। अब इनकी जगह एक नए इंसान आएंगे पीएम बन के, मिस्टर शेर बहादुर देवबा। हमारा आर्टिकल एक पॉलिटिकल कमेंट्री करके बता रहा है कैसे मिस्टर ओली के अंडर में नेपाली पॉलिटिक्स जो है बहुत उथल पुथल से गुजरी है, और आगे बहुत हमें आशा है कि मिस्टर देवबा जो है वो बने रहेंगे पीएम और नेपाली पॉलिटिक्स को इस मझधार से निकालेंगे। जो कुछ सजेशन नहीं है इसमें, कुछ एनालिसिस नहीं है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, क्या हुआ था और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ना। इसको हम बोलते हैं कमेंट्री वाली टोन्स। इसी पे आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मिस्टर ओली जो कि प्रो चाइना थे और एंटी इंडिया थे, उनका बर्खास्त होना क्या इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है या नहीं? क्या इससे नेपाल और इंडिया के रिश्ते सुधरेंगे या ख़राब होंगे? इसी चीज़ को आपको प्रेडिक्ट करना है। 3 सेंटेंस में अपना जो है आंसर लिखें। मेरा आंसर भी आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट में। हर रोज़ लिखने की आदत ज़रूर जो है डालें। शुरू कर लें आर्टिकल को। चलिए, बहुत सिंपल आर्टिकल है। कह रहा इन व्हाट मस्ट बी अ डेजा वू मोमेंट फॉर आउट गोइंग पीएम केपी ओली एंड प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल सेट असाइड देयर डिसोल्यूशन इन मे ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहा एक ऐसी चीज़ में इन वट, कह रहा वो ऐसी चीज़ जो कि मस्ट भी ज़रूरी होगी। कह रहा इन मतलब अंदर, एक ऐसी चीज़ के वट जो कि ज़रूरी होगी, एक डेजा वू मोमेंट, ऐसी मोमेंट जो डेजा वू हो। डेजा वू का मतलब होता है फैमिलियर, आपको लगे ये पहला भी हो चुका है मेरे साथ, फिर से हो रहा है। तो एक फैमिलियर सी मोमेंट के अंदर, और किसके लिए? बाहर निकलने वाले, आउट गोइंग, बर्खास्त होने वाले पीएम केपी ओली के लिए और प्रेसिडेंट विद्या भंडारी के लिए। कह रहे ऐसे एक मोमेंट में ना, ऐसे एक पल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया, ओवर रूल कर दिया इन लोगों के डिसोल्यूशन को। और कब? मई के अंदर। और डिसोल्यूशन किसका? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, नेपाल की लोकसभा का। तो नेपाल की लोकसभा को ये बार बार भंग कर रहे हैं। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट इनके भंग करने के काम को कैंसिल कर चुका है, और मई में इस साल फिर से इस काम को सुप्रीम कोर्ट ने जब किया, तो इन लोगों के लिए, इन दोनों इंसानों के लिए ये डेजा वू मोमेंट थी, ऐसी मोमेंट थी जो दूसरी बार ये देख रहे थे। समझ गए? अब इस सेंटेंस को समझेंगे अपने। वर्ड जो है सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है इसकी मस्ट बी। दूसरा सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, वर्ब है इसकी सेट असाइड। सेट असाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेट 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 हमेशा ऐसी रहती है। सेट असाइड, ओवर राइड, ओवर रूल, एब्रोगेट, कैंसल, एन्यूल, ये सब के सब
किसी चीज़ को कैंसिल करने को बताते हैं, किसी चीज़ को बर्खास्त करने को बताते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है भंग करना, हिंदी में डिसइंटीग्रेशन भी बोल दो। जब आप लोकसभा को, राज्यसभा को, है ना, विधानसभा को भंग करते हैं, उसी के लिए इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन, तोड़ देना किसी चीज़ को। आउटगोइंग मतलब जो बाहर जा रहा हो, है ना। अब इस वर्ड को देखें ध्यान से, डेजा वू। कभी कभी हमें फील होता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं या जिस काम को हम कर रहे हैं ऑलरेडी इस मोमेंट पे हम पहले रह चुके हैं, है ना, ऐसी फीलिंग से आती है हमें। तो इसी फीलिंग को हम बोलते हैं डेजा वू। जब आपको लग रहा हो कि ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक बार पहले भी, इसी वक्त इसी जगह पे मैं खड़ा हो चुका हूँ, डेजा वू। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, मस्ट बी को। देखिए मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। शी मस्ट वर्क हार्ड, उसको ज़रूरी काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। अब देखो मस्ट बी का एक और मीनिंग भी होता है, शी मस्ट बी ए जर्नलिस्ट। इसका मतलब पता क्या है, ज़रूर ही वो एक जर्नलिस्ट है। आपने किसी को देखा, किसी लड़की को देख करके आपको लगा कि यार ये तो कैमरा वैमरा साथ लेके घूम रही है, ज़रूरी पत्रकार होगी, है ना, जर्नलिस्ट होगी। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला शी मस्ट बी ए जर्नलिस्ट, ज़रूर ही ये लेडी जो है एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है ना। वैसे ही शी मस्ट बी वेरी रिच। आपने किसी को गाड़ी से उतरते हुए देखा, बहुत महंगी गाड़ी थी, तो आपने अपने फ्रेंड से बोला ज़रूर ही वो बड़ी रिच है, बड़ी ही जो है अमीर है। वैसे ही इन वट मस्ट बी ए डेजा वू मूवमेंट, ज़रूर ही जो एक डेजा वू मूवमेंट होगी इन दोनों लोगों के लिए, है ना। मस्ट बी को ऐसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा द एपेक्स कोर्ट हैड इन February overruled मिस्टर ओलीज डिसीजन टू डिसॉल्व द हाउस इन December 2020 एज वेल। अब बता रहे हैं दिसंबर 20 में क्या हुआ था। कह रहा नेपाली सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवर रूल कर चुकी थी, हैड ओवर रूल्ड, और कब, इन फरवरी के अंदर। और किसको, वो कैंसिल कर चुकी थी मिस्टर ओली के फैसले को जो है भंग करने का वहाँ की लोकसभा को, और ये काम हुआ था दिसंबर 2020 के अंदर। तो 2020 दिसंबर का फैसला जो है ऑलरेडी फरवरी में वहाँ की नेपाली सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कैंसिल कर चुकी थी। समझ गए। कोर्ट की वर्ब है हैड ओवर रूल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में। डिसॉल्व आप जान गए हैं, किसी चीज़ को भंग करना है ना, किसी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करना। कह रहा है बट दिस टाइम द रूलिंग वॉज मोर देन जस्ट अ रैप ऑन हिज नकल्स। अब बता रहा है इस बार की रूलिंग में कुछ नया क्या है। कह रहा है लेकिन इस दफ़ा जो है ना, इस बार ये जो रूलिंग आई है, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये था मोर देन से ज़्यादा, और किससे, महज एक छोटी सी डांट से, महज एक छोटी सी पनिशमेंट से। रैप ऑन रिस्ट एंड रैप ऑन नकल्स, दो हमारे पास इडियम्स हैं। इनका मतलब होता है स्लाइट क्रिटिसिज्म या छोटी सी पनिशमेंट। आपको किसी ने कोड़े नहीं मारे हैं, बल्कि आपकी रिस्ट पे या आपके हाथ के नकल्स पे एक रैप मारा है, एक छोटी सी थपकी मारी है। समझ गए ना, पनिशमेंट मिली है लेकिन ना के बराबर। कह रहे लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट से इनको मिला है ना तोहफा, वो एक छोटी सी पनिशमेंट से काफ़ी बढ़ कर के है, पिछली बार से बहुत बड़ा इसका जो है फल जो है इनको मिलेगा। समझ गए। रूलिंग की वर्ब है वॉज, ये इडियम आपने समझ ली है। कह रहे द जजमेंट ऑल्सो पेव द वे फॉर शेर बहादुर देउबा ऑफ द नेपाली कांग्रेस टू बी अपॉइंटेड एज PM आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिज क्लेम बेस्ड ऑन सिग्नेचर्स ऑफ 149 लॉ मेकर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज अफर्मिंग देयर सपोर्ट। अब बता रहा है कैसे ये पनिशमेंट ज़्यादा बड़ी है। कह रहे जो जजमेंट आई है ना, इसने रास्ता साफ कर दिया है, पेव द वे फॉर कर दिया है। पेव द वे फॉर मतलब रास्ते को क्लियर करना, क्लियर द पाथ फॉर, है ना। तो इसने रास्ता साफ कर दिया है इस बंदे का, शेर बहादुर देउबा का, जो है नेपाली कांग्रेस का एक लीडर। अच्छा, किस चीज़ का रास्ता है, अपॉइंट होने का, PM के तौर पे प्रधानमंत्री बनने का। और कब, रिकॉग्नाइज करने के बाद, पहचानने के बाद इसके क्लेम को, और किसके बेस पे, आधार पे उन सिग्नेचर्स के, उन हस्ताक्षरों के, जो है 149 लॉ मेकर्स का, 149 नेताओं का, अलग अलग पार्टियों से। और वो नेता जो अफर्म कर रहे थे अपने सपोर्ट को, दिखा रहे थे इस आदमी के लिए अपना सारा सपोर्ट। तो इतनी बड़ी इनको सज़ा मिली है इस बार। ना केवल इनके डिसोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है, बल्कि शेर बहादुर देउबा को PM बनाने का फैसला भी ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना, रास्ता साफ करती है शेर बहादुर देउबा का, है ना, PM बनने का। समझ गए। सब्जेक्ट है आपका ये, वर्ब होगी पेव, पेव द वे फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, पूरी इडियम होती है। इसको आप क्लियर द पाथ फॉर भी बोल सकते हैं, रास्ता साफ करने को। इसका बिल्कुल उल्टा है हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ, है ना, बिल्कुल उल्टा है, किसी के रास्ते में रोड़े अटकाना, हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट करना पाथ को। अफर्मिंग यहाँ पे पार्टीज के लिए है, वो पार्टियाँ जो अफर्म करती हैं, कन्फर्म करती हैं, असर्ट करती हैं, डिक्लेयर करती हैं अपने सपोर्ट को। वर्ब के ING फॉर्म नाउन के बाजू में आके एडजेक्टिव काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड दूंगा। इस सेंटेंस में एक एरर है। टेक्निकली SSC बैंक की इंग्लिश अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड इंग्लिश, उसके हिसाब से सेंटेंस गलत है। पहले आप सोच लें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कोशिश ज़रूर किया करो, है ना, एरर आपको ढूंढनी है, मुझे तो आती है।
ये सारी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद कभी भी एज को नहीं लेंगी। कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर, इतनी बार करवा चुका हूँ कि एक एक वर्ब आपको याद होनी चाहिए। नीचे वो वाली वर्ब्स लिखी हैं जिनके बाद एज ज़रूर लगता है। अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए ऊपर वाली वर्ब्स को, तो अपॉइंट के बाद में एज नहीं आना चाहिए। तो इस केस में क्या लिखूँ मैं, कांग्रेस टू बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, समझ गए ना, टू बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एज को निकाल दें। आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन टेक्निकल इंग्लिश में इन वर्ब्स के बाद में एज नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच also provided the way out of the unending political deadlock in the House by allowing individual lawmakers to ignore their party whips during a trust vote that is a must win for Mr. देवबा। अब इस रूलिंग में, इस फैसले में एक और नई चीज़ हुई है मिस्टर देवबा को सपोर्ट करने वाली। कह रहा है ये जो 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 मेंबर की संवैधानिक पीठ थी, है ना, बेंच मतलब जजेस का ग्रुप। कह रहे इस जजेस के ग्रुप ने, संवैधानिक ग्रुप ने प्रोवाइड कर दिया, दे दिया वे आउट को, बाहर निकलने के रास्ते को। और किससे भाई, कभी ना ख़त्म होने वाले पॉलिटिकल डेडलॉक से, सियासी गतिरोध से। और कहाँ पे, इस हाउस में, यहाँ की लोकसभा में। और कैसे किया इस काम को, अलाउ करके इंडिविजुअल लॉ मेकर्स को, हर एक नेता को, कि वो इग्नोर करे अपने पार्टी के व्हिप को, अपने पार्टी के कमांड को। और कब, एक ट्रस्ट वोट के दौरान, जो कि एक मस्ट विन है, जो कि ज़रूरी विन करने की चीज़ है मिस्टर देवबा के लिए। तो मिस्टर देवबा को एक ट्रस्ट वोट जीतना है। इस बेंच ने क्या बोला, इस ट्रस्ट वोट में कोई पार्टी व्हिप नहीं चलेगा, पार्टी की कमांड नहीं चलेगी। पार्टी कभी भी अपने कोई भी जो है ना एमएलए एमपी को नहीं बताएगी कि आपको क्या करना है। हर आदमी, हर लॉ मेकर खुद अपना वोट देगा, पार्टी व्हिप को इग्नोर करके भी, ताकि अगर मिस्टर देवबा को ट्रस्ट मिलता हो तो मिल जाए, है ना, ऐसा काम हो सके। समझ गए। बेंच की वर्ब है प्रोवाइडेड, दैट की वर्ब है इज़, ट्रस्ट वोट के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया है। मस्ट विन मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, बाइंडिंग है, जिसके बिना काम चलेगा नहीं मिस्टर देवबा का। पार्टी व्हिप अगर आप जानते होंगे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स, तो आपको समझ में आता होगा, ऐसी कमांड पार्टी की जिसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते हो। पार्टी की बात नहीं मानी तो पार्टी आपको बर्खास्त कर देगी, पार्टी व्हिप बोलते हैं इस चीज़ को। अनएंडिंग हर वो चीज़ है जो ख़त्म ना हो, सीजलेस हो, कंटिन्यूस हो, है ना। डेडलॉक होता है गतिरोध, जहाँ पे चीज़ें फंस जाती हैं। कह द इनेबिलिटी ऑफ मिस्टर ओली एंड मिस्टर देवबा टू विन ट्रस्ट वोट्स प्रायर टू द डिसोल्यूशन डिसीजन बाय मिस्टर भंडारी वॉज बिकॉज द सपोर्ट फॉर देम इन 275 मेंबर हाउस divided both the ruling Communist Party of Nepal या UML and the opposition जनता समाजवादी पार्टी या JSP as rebel lawmakers risk suspension। लंबा सेंटेंस है पर बहुत सिंपल है। ये देखो इतना लंबा सेंटेंस है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना लंबा है ना। कह रहा है जो इनेबिलिटी है ना, जो असक्षमता है, जो कमजोरी है, और किस किस की, ये जो चले गए मिस्टर ओली और ये जो आए हैं मिस्टर देवबा, इन दोनों की। और किस काम में, विन करने में ट्रस्ट वोट को। ट्रस्ट वोट मतलब जिससे आपको समर्थन मिलता है सभी अपने साथियों का। कह रहे इन दोनों की जो कमजोरी है, जो इनेबिलिटी है, और कब से पहले, प्रायर टू, और किससे पहले, इस डिसोल्यूशन डिसीजन के मिस्टर भंडारी के द्वारा। मिस भंडारी ने जो इसको भंग करने का डिसीजन लिया था वहाँ की लोकसभा को, पार्लियामेंट को। कह रहे ये जो इनेबिलिटी है ना, ये वॉज, ये थी, और बिकॉज किस वजह से, कह रहे क्योंकि जो सपोर्ट जो था ना इन लोगों के लिए, इन दोनों ही नेताओं के लिए, 275 मेंबर के इस हाउस में, वो डिवाइड कर रहा था दोनों ही पार्टियों को। एक तो रूलिंग पार्टी को जिसका नाम है UML, है ना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है JSP। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था, कह रहे क्योंकि रिबेल लॉ मेकर्स जो हैं वो रिस्क कर रहे थे सस्पेंशन को, रिबेल लॉ मेकर्स रिस्क उठा रहे थे सस्पेंशन का। तो इन दोनों आदमियों के लिए सपोर्ट तो था, लेकिन इन दोनों आदमियों को किसी एक पार्टी का फुल सपोर्ट नहीं था। तो जो भी सपोर्ट आता था, आधा अपोजिशन से आता था इसको और आधा आता था इसको रूलिंग पार्टी से। इस वजह से क्या होता था, पार्टी व्हिप के डर के अंदर, सस्पेंशन के डर से कोई इनको खुल करके सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अगर एक भी पार्टी ढंग से सपोर्ट कर देती दोनों में से एक को भी, तो वो आदमी बिना जो है सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के PM बन जाता। लेकिन आधे इसके कर रहे हैं और आधे इसके कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इनको आधों को डर लगता कि हमारा सस्पेंशन ना हो जाए क्योंकि हम आधे ही हैं, है ना। तो इस वजह से इसको दोनों ही जो है अनेबल थे सपोर्ट को लेने में। समझ रहे हो, थोड़ा पॉलिटिकल जा रहे हैं, अपने पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। इनेबिलिटी की वर्ब है वॉज, सपोर्ट जो है डिवाइड कर रहा था, सपोर्ट की वर्ब है डिवाइडेड। लॉ मेकर की वर्ब है रिस्क। रिबेल वो होता है बागी हो, जो इनसबॉर्डिनेट हो, जो पार्टी की कमान से हट करके हो। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है, बहुत बार कर चुके हैं, सबको आता ही होगा।
अपने बार बार इसलिए देखते हैं ताकि दिमाग में बैठे, एग्ज़ाम के वक्त अपने को जो है ना दिमाग अपना जो है ऑलरेडी आदी हो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने का। ये सारे वो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव जिनके बाद में आप देखेंगे हमेशा टू को जब भी आपको कंपैरिजन करना हो दो चीज़ों का। जैसे दीज चाइनीज़ गुड्स आर इन्फीरियर देन अमेरिकन गुड्स, ये चाइना के जो सामान है अमेरिकन सामान से इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब कम क्वालिटी का, ख़राब क्वालिटी का। इन्फीरियर के बाद में देन लगा के ना बताएं, आप यहाँ लगाएंगे इन्फीरियर टू। ये सारे के सारे एडजेक्टिव इसी तरीके से चलते हैं। लास्ट में एक वर्ब है प्रीफर, उसका भी इसी तरीके से चलने का काम है। जोड़े बना के इनको याद रखें, सीनियर जूनियर एक दूसरे के एंटोनिम, सुपीरियर इन्फीरियर एक दूसरे के एंटोनिम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक दूसरे के एंटोनिम, और प्रायर और प्रीफर वैसे एंटोनिम नहीं है, बस 8 हो जाते हैं टोटल। आप इनको याद रखें इस तरीके से, है ना। चलो, कह रहा है द कोर्ट्स डिसीजन अर्लियर इन द ईयर टू डी रिकॉग्नाइज द मर्ज्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अनदर फैक्टर टू। कह रहा है जो कोर्ट का डिसीजन था इस साल के अर्लियर में, फरवरी में, डी रिकॉग्नाइज करने का दोनों तरफ से जुड़ी हुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को, कह रहे ये भी एक अनदर फैक्टर था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था। तो इस वजह से जो है दोनों पार्टियों के दोनों नेताओं को अपना अपना समर्थन नहीं मिल पा रहा था बिना कोर्ट की दखल के। डिसीजन की वर्ब है वॉज, डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब आप समझते हैं, इन्होंने तो पार्टियों को जो है मर्ज कर दिया, कोर्ट ने बोला मर्ज करने के बाद हम नई पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आप फिर से जो है पुरानी पार्टियों को अलग अलग कर दो। कह रहा मिस्टर होली हैड माइनॉरिटी सपोर्ट विद इन द मर्ज्ड एनसीपी बट हिज फैक्शन रिटेन द एंडोर्समेंट ऑफ द बल्क ऑफ द लेजिस्लेटर्स इन डी मर्ज्ड यूएमएल। कह रहा मिस्टर होली के पास माइनॉरिटी सपोर्ट था जो मर्ज होने वाली एनसीपी के बाद, लेकिन मर्ज तो सुप्रीम कोर्ट ने होने नहीं दिया। तो कह रहा इसमें माइनॉरिटी सपोर्ट था ओली के पास, ओली साहब जो है मर्ज होने के बाद हार जाते। कह रहा लेकिन उसका जो पाला था, उसका जो फैक्शन था, उसने रिटेन कर लिया एंडोर्समेंट को, और ज़्यादातर बल्क, ज़्यादातर जो है लेजिस्लेटर्स का, और कहाँ पे, डी मर्ज यूएमएल में। तो डी मर्ज यूएमएल में ओली को खूब सपोर्ट मिला, मर्ज होने के बाद इनके पास सपोर्ट कम हो जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज होने नहीं दिया, इस वजह से ओली की सरकार बनी रही। ओली की वर्ब है हैड, फैक्शन की वर्ब है रिटेन्ड। फैक्शन का मतलब होता है पाला, पार्टी, ब्लॉक, साइड, है ना, आपकी तरफ के लोग जो हैं, आपके पाले के लोग आपके फैक्शन के लोग हैं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी के लिए सपोर्ट, है ना। कह रहा द रिबेल्स लेड बाय माधव नेपाल एंड झाला नाथ खानाल वर लिमिटेड टू ए स्मॉलर फैक्शन। और कह रहे जो बागी थे जिनकी अगुवाई दोनों ये लोग कर रहे थे, लेड बाय थे, इन दोनों की लीड में थे ये, है ना, ये दोनों अगुवाई कर रहे थे इन रेबल्स की। कह रहे ये बागी जो हैं, रिबेल्स जो हैं, लिमिटेड थे, सीमित थे स्मॉलर फैक्शन तक, इनका जो पाला था बहुत छोटा था, ज़्यादा लोग इनके सपोर्ट में थे नहीं। आगे बढ़ेंगे। कह रहे द अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द एनसीपी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मायोस सेंटर meanwhile endorsed Mr. Deoba's candidacy, while the GSP was split vertically within the Mahantha Thakur Rajendra Mahato led faction supporting Oli as opposed to the Bauram Bhattarai Upendra Yadav led faction। सिंपल सा ही आर्टिकल है, सिंपल सी लाइन है, लंबी लंबी है लेकिन आराम से पढ़ा करो। कह रहा अब इसको छोड़ दो तो दूसरा जो कंपोनेंट है एनसीपी का, दूसरा जो हिस्सा है ना, एनसीपी कई पार्टियों से मिला हुआ एक ग्रुप है, तो कह रहा इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मायोस सेंटर एमसी, कह रहा ये वाला जो हिस्सा है इसी बीच जो है मीनवाइल जो है एंडोर्स कर रहा था मिस्टर देवबा की कैंडिडेसी को, इनकी जो है उम्मीदवारी को। कह रहा जबकि जो जेएसपी था, वहाँ की जो अपोजिशन थी वो स्प्लिट थी वर्टिकली, वो बीचों बीच से जो है फटी हुई थी, बीचों बीच से जो है कटी हुई थी। और कैसे, एक जो महंता ठाकुर राजेंद्र महतो का जो पाला था, इनके द्वारा लेड जो पार्टी का हिस्सा था, वो सपोर्ट कर रहा था ओली को, और किसके अपोज में, किसके अपोजिशन में, दूसरा जो पाला है बाबूराम भट्टाराय उपेंद्र यादव लेड फंक्शन का। तो सब पार्टियों में थोड़े आदमी इधर और थोड़े आदमी इधर, इस तरीके से वहाँ पे पार्टियाँ आपस में एक दूसरे से टूटी हुई थी, है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है। कॉम्पोनेंट की वर्ब है एंडोस्ड, कैंडिडेसी का मतलब होता है उम्मीदवारी, जीएसपी की वर्ब है वॉज स्प्लिट, पैसिव वॉइस में। स्प्लिट वही वर्ब है जो अपनी V1, V2, V3 सेम रखती है, हिट है, स्प्लिट है, बर्स्ट है, स्प्रेड है ना, ये सारी वर्ब जो हैं कभी भी अपनी फॉर्म को V1, V2, V3 में चेंज नहीं करेंगी। मीन वाइल का मतलब होता है बीचों बीच, इसको एट द सेम टाइम भी बोलते हैं और इन द मीन टाइम भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। वर्टिकल स्प्लिट होती है जब पार्टी में दो पाले बन जाते हैं जो बराबरी के होते हैं आपसी, है ना, ऐसा नहीं है एक पाला दूसरे पाले का सीनियर है जूनियर है, बराबर के नेता जब बराबर होकर के एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं स्प्लिट हो जाता है, ऐसी जो है फूट पड़ने को हम बोलते हैं वर्टिकल स्प्लिट। कह रहा इट रिमेन्स टू बी सीन whether the lawmakers will now vote based on their individual agency with the fear of suspension gone। कह रहा अब ये देखना बाकी है, इट रिमेन्स टू बी सीन,
ये बाकी है देखा जाना, हाँ कि ना। जो लॉ मेकर्स हैं अब वो वोट करेंगे या नहीं, किसके हिसाब से? अपने खुद के एजेंसी के हिसाब से। एजेंसी मतलब आपकी पावर, आपके एक्शन अपने खुद के हिसाब से है ना, अपने खुद के एजेंडा के हिसाब से। और कैसे? फियर ऑफ सस्पेंशन के चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब सस्पेंशन का डर जो है पूरी तरह से निकाल दिया है। तो कह रहा अब देखने की बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो मूव है कितना वहाँ पे काम करेगा, कितना वहाँ के लॉ मेकर जो हैं अपनी पार्टी को छोड़ करके अपने दिमाग की आवाज़ को सुनेंगे ना वोटिंग करते हुए। इट की वो रिमेन्स टू बी सीन एक फ्रेज होता है, इसका मतलब ये होता है अभी देखा जाना बाकी है। लॉ मेकर्स की वर्ब है विल नाउ वॉच। एजेंसी का मतलब वैसे तो एक संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। दूसरा आपका एक्शन या आपका पावर जो है ना वो भी आपका एजेंसी होता है। इस पर एक ईडियम बनती है, शी गॉट दिस पोजीशन थ्रू द एजेंसी ऑफ हर फ्रेंड्स। उसको ये पोजीशन मिली अपने फ्रेंड्स की पावर से, अपने फ्रेंड्स के एक्शन से। उसके दोस्तों ने ही उसकी हेल्प की इस पोजीशन को पाने में, है ना। तो थ्रू द एजेंसी ऑफ, इस ईडियम को भी आप याद रखें एजेंसी नाम के वर्ड से। चलिए आगे बढ़े। कह रहा देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टर देवबा विल विन अ ट्रस्ट वोट एंड ही मस्ट सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द रिबेल फैक्शंस विद इन द यूएमएल एंड जीएसपी। कह रहा इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कोई भी कि मिस्टर देवबा जो है वो विन करेगा ट्रस्ट के वोट को। कह रहा क्योंकि उसको सिक्योर करना ही पड़ेगा सपोर्ट को रिबेल फैक्शंस का यूएमएल और जीएसपी में। तो दोनों के अंदर ही जो रिबेल हैं, जो बागी हैं, जब इसको सपोर्ट करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ जा करके, तभी देवबा जो है ट्रस्ट वोट को जीत पाएगा। तो गारंटी नहीं है इसके जीतने की, हो सकता है इनको भी हटना पड़े और कोई और इनकी जगह पीएम बने। इस जो है वर्ब है, सब्जेक्ट है नो गारंटी। देयर से क्लोज शुरू हो रहा है, देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है ना, वर्ब के बाद में रखा होता है सब्जेक्ट ऐसे केसेस में। देवबा की वर्ब है विल विन, एज के बाद में ही जो है आपका तीसरा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है मस्ट सिक्योर। सिंपल सा लाइन है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा माधव नेपाल लेड फैक्शन विच हैज़ नॉट एंडोर्स्ड मिस्टर ओली एंड वेलकम द जजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन अ मर्क्यूरियल फोर्स अनडिसाइडेड ऑन ज्वाइनिंग हैंड्स विद द ऑपोजिशन इन दिस न्यू सिचुएशन। कह रहे माधव नेपाल का जो पाला है, माधव नेपाल जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वो वाला जो पार्टी का हिस्सा है, जो एंडोर्स नहीं करता है मिस्टर ओली को, कह रहे इसने वेलकम किया है इस जजमेंट को, बड़ा स्वागत किया है। और कह रहे साथ ही साथ रहा है एक चेंजेबल फोर्स, मर्क्यूरियल फोर्स, बहुत ही इरेटिक सी फोर्स है ना, जो बिल्कुल भी अस्थाई ना हो। और वो वाली फोर्स जो अनडिसाइडेड है, इसने अपना मन बनाया नहीं हुआ है हैंड्स को ज्वाइन करने में अपोजिशन के साथ इस नई सिचुएशन में। तो ये माधव नेपाल का जो पाला है ना, इसका समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेगा। मिस्टर ओली के तो सपोर्ट में है नहीं, हालांकि मिस्टर ओली के खिलाफ जो डिसीजन आया उसको इन्होंने वेलकम किया, लेकिन ये बहुत चेंज होने वाला है ना। अभी तक भी इन्होंने मिस्टर ओली के खिलाफ की जो अपोजिशन है उससे हाथ नहीं मिलाए हैं, अपना डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है ना, मर्क्यूरियल फोर्स। अब देखो इसमें बने कैसे हैं सारे सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब, फैक्शन की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बीन, विच की वर्ब है हैज़ नॉट एंडोर्स्ड एंड वेलकम्ड। विच रिलेटिव प्रोनाउन आया फैक्शन के लिए, इसने दो वर्ब्स ली हुई हैं एंड कंजंक्शन के बाद, है ना। पहली एंडोर्स्ड, दूसरी हैज़ वेलकम्ड। मर्क्यूरियल वर्ड आप देख चुके हो, जो मरकरी जैसा हो, जो बहुत चेंज होता हो, स्थाई ना हो, स्टेबल ना हो, ना अनस्टेबल हो। कह रहा नेवरदलेस दिस इज अ ब्लो टू मिस्टर ओली हुज ब्रिंकमैनशिप एंड अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैव कम एट अ डिफिकल्ट टाइम फॉर नेपालीज रीलिंग फ्रॉम कोविड-19 आउटब्रेक। कह रहे फिर भी नेवरदलेस का मतलब होता है ठीक है, सब चीज़ें होने के बावजूद, चाहे बने या ना बने, है ना। मिस्टर ओली के लिए ये जो है ना, ये जो चीज़ ऊपर वाली, ये एक बहुत बड़ा चोट है, ब्लो है मिस्टर ओली के लिए, जिसका जो ब्रिंकमैनशिप और अथॉरिटेरियन टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी की मतलब होती है आदत या रुझान, अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही, ब्रिंकमैनशिप मतलब चीज़ों को ख़राब बनाने वाली, चीज़ों को बहुत ख़राब बनाने की कगार पे लाने वाली। कह रहा है ये एक बहुत बड़ा चोट है मिस्टर ओली के लिए, जिसकी इस प्रकार की जो आदतें हैं, चीज़ों को ख़राब बनाने वाली और तानाशाही, कह रहा है वो आई हैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम पे नेपालीज के लिए। वो नेपाली जो अभी भी रील फ्रॉम कर रहे हैं, जो अभी भी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं कोविड-19 आउटब्रेक के। तो कह रहे ठीक ही हुआ, मिस्टर ओली के लिए तो बहुत गलत हुआ, पर वैसे ठीक हुआ क्योंकि नेपाली बड़े परेशान थे इस ओली नाम के आदमी से। समझ गए। दिस की वर्ब है इज़, टेंडेंसीज की वर्ब है हैव कम। अब वर्ड्स देखेंगे सारे। टेंडेंसी प्लूरल नाउन है, इसकी वर्ब प्लूरल है। टेंडेंसी मतलब रुझान या आपकी आदत, अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही। अब देखो ब्रिंकमैनशिप कैसे बना है। ब्रिंक का मतलब होता है कगार, मैन मतलब आदमी, शिप लगा के हमने नाउन बनाया। ऐसा आदमी जो हर चीज़ को डेंजर की कगार पे ले आए, हर चीज़ को इतना बुरा बना दे कि छोटी सी बहस में लड़ाई शुरू हो जाए, है ना। ऐसा आदमी जो चीज़ों को ख़राब से ख़राब बनाता है वो कहलाता है ब्रिंकमैनशिप। अ प्रैक्टिस ऑफ परसुइंग डेंजरस पॉलिसी टू द लिमिट्स ऑफ सेफ्टी। बस इसको अपना देखना है
इसको कोई सेफ्टी की किसी की नहीं पड़ी है, ये जो है ना बिल्कुल डेंजर से खेलने वाला आदमी होता है, समझ गए ना, ब्रिंकमैनशिप। अब ब्रिंक का मतलब होता है कगार, इसी से आप एक फ्रेज बनाते हैं एट द ब्रिंक ऑफ, द इकॉनमी इज़ एट द ब्रिंक ऑफ ए कोलैप्स। इकॉनमी जो है ब्रिंक पे है, कगार पे है कोलैप्स की, ढह जाने की, है ना। एट द ब्रिंक ऑफ का मतलब है कगार पे, बिल्कुल किनारे पे। तो याद रखना है ब्रिंक नाम के वर्ड को, इससे एट द ब्रिंक ऑफ नाम का फ्रेज बनेगा और ब्रिंकमैनशिप का नाम का एक नाउन बनेगा। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। रील फ्रॉम आप देख चुके हैं, किसी चीज़ से गुजरना बुरे वक्त से, किसी ख़राब चीज़ के कारण। कर इट इज़ ऑल्सो अ स्टिंगिंग ब्लॉक रिब्यूक टू मिस भंडारी whose actions as president rubber stamping her former party colleague Mr. Oli's decisions have called into question her role as a constitutional functionary। कह रहे ये साथ ही साथ एक चुभने वाला रिव्यूक है। स्टिंगिंग मतलब जो स्टिंग करे, जो डंक मारे, जो बड़ा ही कड़वा हो, और रिव्यूक का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। साथ ही साथ ये एक कड़वा क्रिटिसिज्म है मिस भंडारी का भी, प्रेसिडेंट जो थी वहाँ की। कह रहे जिनके एक्शन जो थे प्रेसिडेंट के तौर पे रबर स्टैम्प करने वाले, आंख मूंद करके सपोर्ट करने वाले अपने पुराने फार्मर जो है पार्टी कुलीग मिस्टर ओली को, डिसीजंस को, कह रहे उन्होंने कॉल इनटू क्वेश्चन कर दिया है, सवाल उठा दिया है उसके रोल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के तौर पे, एक संवैधानिक कार्यकर्ता के तौर पे। तो मिस भंडारी जो बोलते थे ओली जी वो मान लेती थी, तो इनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से क्रिटिसिज्म आया है, क्योंकि अब इनका जो है सारा का सारी भूमिका जो है सवालों के दायरे में है। कैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रेसिडेंट बनी और क्यों बनी, है ना। इट की वर्ब है इस, एक्शंस की वर्ब है हैव कॉल इनटू क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब सवालों के जो है घेरे में लाना। स्टिंगिंग मतलब चुभने वाला, कॉस्टिक, बिटर। रिव्यूक का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, है ना, आपके लिए तो जो है कड़ी आलोचना। रबर स्टैम्प होता है आंख मूंद करके स्टैम्प मार देना, किसी भी चीज़ को अपना समर्थन दे देना बिना उसको एनालाइज किए। कह रहा मिस्टर देवबा हैज़ हिज टास्क कट आउट बट अ फर्म मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कंसल्टेटिव गवर्नेंस can bring about political stability, something that has long eluded Nepal during both its constitutional monarchy and its republican periods। कह रहा है मिस्टर देवबा के पास टास्क कटआउट है। ये टास्क कटआउट एक ईडियम है, आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हो ईडियम वाली क्लास में। इसका मतलब होता है एक बहुत ही मुश्किल काम आपके हाथ में होना। कह रहा है देवबा साहब के हाथ में बड़ा ही मुश्किल काम है। कह रहा लेकिन एक बहुत ही कड़ा मैसेज जो है, फर्म मैसेज जो है, स्ट्रॉन्ग जो है संदेश जो है यूनिटी का और कंसल्टेटिव गवर्नेंस का। यूनिटी मतलब एका, यूनिटी मतलब एकता, और कंसल्टेटिव गवर्नेंस मतलब ऐसा प्रशासन जो कंसल्टेशन से चलता है, जो डेमोक्रेसी है ना। कह रहा लेकिन जो ये मैसेज है ना इन दोनों चीज़ों का, ये ब्रिंग अबाउट करेगा, ये लेकर के आएगा सियासी स्टेबिलिटी को, स्थिरता को। कह रहा ये एक ऐसी चीज़ है सियासी स्टेबिलिटी नेपाल में जो कि लॉन्ग इल्यूड करती आई है, नेपाल से बसती आई है ना। वहाँ पे सियासी स्थिरता कभी किसी ने देखी नहीं। कह रहा दोनों ही पीरियड्स में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पीरियड में और इसके जो है पब्लिकन रिपब्लिकन पीरियड में। तो पहले वहाँ राजशाही थी तब भी वहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी, बाद में रिपब्लिकन पीरियड आया तब भी वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। राजशाही में आपने सुना होगा नेपाली राजशाही मर्डर कांड, बहुत बड़ा कांड था। तो वहाँ पे तब भी शुरू से ही आज तक जो है ना नेपाल में स्थिरता का माहौल आप देख नहीं पाओगे, चाहे राजशाही हो चाहे डेमोक्रेसी हो। तो कह रहे अब देवबा के पास बड़ा जो है मुश्किल काम है इस जो है चीज़ को बनाए रखना जो आज तक उन्होंने देखी नहीं है नेपाली लोगों ने। समझ गए। देवबा की वर्ब है हैज़, टास्क कटआउट एक ईडियम है, आप जान गए हैं। किसी मुश्किल काम को आपके पास होना जो आपको अभी पूरा करना है ना, आपके हाथ में होना। मैसेज की वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट आपको बता चुका हूँ मैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, अकर करना, है ना। ब्रिंग अबाउट से ही एक और ईडियम बनती है ब्रिंग ऑफ, इसको आप पुल ऑफ या कैरी ऑफ भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है, सक्सेस पाना एक डिफ़िकल्ट टास्क में। बड़ा ही मुश्किल काम है लेकिन आप आखिरकार उसमें कामयाब हुए तो आप ब्रिंग ऑफ भी कर रहे हैं, पुल ऑफ भी कर रहे हैं और कैरी ऑफ भी कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दैट की वर्ब है हैज़ लॉन्ग इल्यूडेड। इल्यूड का मतलब होता है इवेड करना, अवॉइड करना, बचना, है ना, किसी से जो है बच निकलना। मोनार्की होती है राजशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजशाही वहाँ पे चलती थी, नेपाल का एक राजा हुआ करता था। चलिए सिंपल सा ये आर्टिकल आज का, बहुत सिंपल है ना, इससे सिंपल आपको द हिंदू के आर्टिकल नहीं मिलेंगे। फिर भी हमने कोशिश की जितना हो सके वोकैब और ग्रामर पे अपना कंसंट्रेशन दें ताकि 100% स्ट्रक्चर हमें समझ में आए। अब ये आपका क्विज़ है, जो आपने सीखा है वही अप्लाई करना है। सेट असाइड, अपहोल्ड, एब्रोगेट में क्या फ़र्क होता है, प्रायर के प्रीफर के बाद में टू लगाओगे, देन लगाओगे, क्या लगाओगे भाई। एज कौन सी वर्ब्स के बाद में आता है और कौन सी वर्ब के बाद में नहीं आता है। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग अबाउट, इनमें क्या फ़र्क है। और ये सारे वर्ड्स मर्क्यूरियल, स्टडी, प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, इनमें क्या फ़र्क है ना। मर्क्यूरियल वर्ड को आप देख चुके हो, जिसने पूरे मन से पढ़ा है 5 में से कम 4 मार्क्स मिलेंगे।
मेरा आंसर आपको मिल जाएगा क्लोज टेस्ट का फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से आप जो है इसको मैच कर लेना। कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं कमेंट्स में। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, लिखने की कोशिश रोज़ किया करो। क्या नेपाल के मिस्टर ओली का हट जाना नेपाल की जो है पीएम की गद्दी से इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन है या नहीं है, है ना? ज़रूर से लिखने की कोशिश करें। अंटिल देन साइनिंग आउट।